मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, मतलब कि प्रतिशत, है ना। देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब अभी तक हमने चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि अनुपात, है ना, सीआई, एसआई, प्रॉफिट लॉस रेशियो, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े। अब हमारा है आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत, है ना। अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो भी क्वेश्चन हम इस टॉपिक में करने वाले हैं ना, जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे परसेंटेज के सवालों में, वो सारी मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके, कुछ नया नहीं लगेगा। ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और जो भी सवाल हम करने वाले हैं सारे सवाल आपको अपने से लगेंगे, मतलब नया कुछ भी नहीं लगने वाला, है ना। चलिए अब मैं अपने हिसाब से, जो शीट आपको मिली है ना, जो शीट आपको प्रोवाइडेड है, उसमें से मैं अपने हिसाब से उदाहरण में से क्वेश्चंस आगे पीछे कर करके करवाऊंगा, क्लियर, ताकि मेथड आपको वही लगे जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर, परसेंटेज के बेसिक्स की बात करें तो अब आप सोचिए, प्रॉफिट एंड लॉस के हर एक सवाल में आपने प्रतिशत का साइन देखा होगा, हर एक क्वेश्चन में। चक्रवृद्धि ब्याज के हर एक क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज दर थी ना 10%, परसेंटेज का साइन आपने देखा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत, प्रतिशत का साइन देखा कि नहीं देखा। तो जितने भी टॉपिक आपने पढ़े, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, इन सभी में आपने प्रतिशत का जिक्र किया है। तो प्रतिशत का बेसिक कुछ नया नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस प्रतिशत के लास्ट में करवाऊंगा। पहले जो काम के सवाल है वे सवाल हम करते हैं ना। चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो सीट आपको मिली है, इसमें उदाहरण में 17 नंबर का सवाल, ये जो शीट आपको मिली है इसमें उदाहरण में कौन से नंबर का सवाल, 17, है ना। 17 नंबर का सवाल क्या है मैं पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान दीजिएगा, आपके पास वो शीट में सवाल आपको दिखना चाहिए, या फिर सवाल वहाँ से देखकर आप लिख ले कॉपी में, ठीक है ना। चलिए सवाल है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 1,76,400 है मतलब वर्तमान 2022 की बात है। आज में कस्बे की मान लो इंदौर की जनसंख्या 1,76,400 है। आगे क्या बोला, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 5% वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि 2023 में 5% बढ़ जाएगी, फिर 2023 से 2024 में 5% बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, आप भी जानते हैं जनसंख्या बढ़ रही है, हर साल 5% बढ़ती है जनसंख्या, ऐसा दिया गया है, क्लियर। तो ध्यान रखना, हर साल 5% जनसंख्या बढ़ती है, इसका मतलब आगे भी 5% बढ़ेगी और पीछे भी हर साल 5-5% बढ़ बढ़ के ही आया होगा। 5% हर साल जनसंख्या बढ़ती, तो ऐसा तो नहीं बोला ना कि आगे बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं बोला ना। तो उसका कहने का मतलब यह है कि 5% जनसंख्या हर साल बढ़ती है, एक सामान्य सी बात, एक यूजुअल सा कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। तो 5% हर साल आगे भी बढ़ेगी और पीछे से भी हर साल 5-5% बढ़ते बढ़ते आ रही है, ऐसा उसका कहने का मतलब है, क्लियर। अब वो क्या कहना चाह रहा है हमसे, 2 पॉइंट है यहाँ पर, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में क्या निकालना है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालो। चलो भैया 2 साल बाद में ले चलता हूँ मैं आपको। ये देखिए 2 साल बाद, यानी कि 2022 से 2023 और 2023 से 2024, ये 2 साल बाद की जनसंख्या। फर्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ की जनसंख्या निकालनी है 2 साल बाद की, 2 साल बाद की यानी कि 2024 की जनसंख्या आपको निकालनी है ना, ठीक है। अब और सेकंड में एक और पॉइंट है, सेकंड में 2 साल पूर्व की जनसंख्या निकालनी है। फर्स्ट और ये सेकंड, 2 साल पूर्व यानी कि 2021 और 2020, यानी कि आपको 2020 की जनसंख्या निकालनी है, पॉइंट सेकंड। तो पॉइंट फर्स्ट में आपको क्या निकालना है, 2 साल बाद की जनसंख्या ये निकालना है, और पॉइंट सेकंड में आपको क्या निकालना है, 2 साल पहले की जनसंख्या, यानी कि ये वाली पॉपुलेशन आपको निकालनी है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब सुनिए, कुछ नहीं करना है, और हर साल जनसंख्या 5% बढ़ती है। हर साल जनसंख्या कितनी बढ़ती है, 5%। हर साल पॉपुलेशन 5% बढ़ती है, यानी कि आगे भी 5-5% बढ़ेगी और पीछे भी 5-5% बढ़ते बढ़ते आई है। ध्यान रखना 5% वृद्धि की दिशा ऐसे ही होगी, इस दिशा में बढ़ रही जनसंख्या है ना, इस डायरेक्शन में, समझ आ रही है बात आपको, इसी दिशा में, इस प्रकार से 5% जनसंख्या बढ़ रही है। यानी कि आप ये माने 2020 से 2021 में 5% बढ़ी होगी, 2021 से 2022 में 5% बढ़ी होगी, 22 से 23 में भी, 23 से 24 में 5-5% बढ़ती जाएगी, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब आप जानते हैं 5% बढ़ाने के लिए हम किसका गुणा करते हैं, 105/100 का, बोलिए करते कि नहीं करते। 5% बढ़ाने के लिए हम किसका गुणा करते हैं, 105/100 का, क्लियर। तो बताइए यहाँ की जनसंख्या क्या बनेगी, इसको यहाँ से उठाकर आपको यहाँ लाना है, ध्यान दें आप, है ना, यहाँ से उठा के यहाँ लाना है। तो 105/100 का रास्ते में गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार, है ना। तो 1,76,400 गुणा 105/100 गुणा 105/100, क्लियर, ठीक है। तब सुनिए मेरी बात, 1,76,400 गुणा 105/100 गुणा 105/100 कितनी बार होगा, 2 बार।
बताओ यहाँ की जनसंख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज में कि भैया हर साल 5% ब्याज, तो 5% ब्याज वाली बात भी तो यही हो गई ना। या फिर 5% बढ़ाने का मतलब 105/100 का गुणा कितनी बार होगा, 2 बार। क्लियर है इतनी बार, ठीक है। तो 1,76,400 इंटू 105/100 कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो अब सीधे सोल्यूशन हमारा किस प्रकार से हो जाएगा, सीधे हमारा हल इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये तो दिया इन्होंने डेटा है ना। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या सीधे इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1,76,400 गुणा 105/100 गुणा 105/100। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इस प्रकार से आप हल लिखेंगे सीधे, गुणा 105/100 गुणा 105/100। क्लियर। अब इसको हम हल कर लें, ठीक है। तो 21/20 हो जाएगा ये, और ये भी 21/20 हो जाएगा। अब ये काट कर दिखाना नहीं है, सारा आपको रफ में करना है, अपना काम है ना। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 441 गुणा 21 गुणा 21। जब आप 441 गुणा 21 गुणा 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 194481। तो आंसर आ जाएगा आपका। आप चाहें, आपको लगता है स्पेस खाली है, हमारे पास लाइंस ज़्यादा हैं, तो एक और स्टेप लिख दे, 441 गुणा 21 गुणा 21 बटा 441 गुणा 21 गुणा 21, एक और स्टेप लिख दे, अगले स्टेप में लिख दे। आप चाहे तो 2 स्टेप और बढ़ा सकते हैं। पहले 1,76,400 गुणा 21/20, आप समझदार हैं, बढ़ा सकते हैं, स्टेप है ना, स्टेप बढ़ा देंगे तो हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या इस प्रकार आपकी बनेगी। क्लियर है इतनी बात। अब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की निकालने के लिए आगे जाना था, 2 वर्ष पूर्व की निकालने के लिए हमें कहाँ जाना है, पीछे। ध्यान दीजिएगा, है ना, हमें कहाँ जाना है 2 वर्ष पूर्व की निकालने के लिए, पीछे। चलिए ले जाते हैं इसको पीछे। तो जब हम इसको पीछे ले जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, 1,76,400 गुणा 100/105 होगा। मैंने आपको ये चीज समझाई थी। आप जानते हैं ना 5% बढ़ाने के लिए 105/100 का गुणा करते हैं कि नहीं करते हैं, इतना बताओ आप मेरे को। ये चीज मुझे आप बताइए कि 5% बढ़ाने के लिए 105/100 का मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते। तो इसी रास्ते पे पीछे आना है तो रिवर्स हो जाएगा। ऐसा कभी गलती नहीं करना कि यार 5% बढ़ रहा है, यदि इधर 5% बढ़ रहा है तो उल्टा आने के लिए आप ये दिमाग लड़ाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया है, 5% बढ़ाया तो कितना हो गया, 105। अब आप चाहते हैं कि भैया आपको पीछे आना है वापस, है ना, 5% बढ़ा के अब पीछे आना है। तो आप दिमाग क्या लड़ाते हैं यार, आगे 5% बढ़ रहा है तो पीछे 5% घटा दो। तो आप इसमें 5% घटाते हैं। 5% घटाने का मतलब 5% कम करने का मतलब किसका गुणा करने की कोशिश करते हैं आप इसमें, 95/100 का। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग इन परसेंटेज, कि एक तरफ 5% बढ़ रहा है तो अपनी इच्छा से दूसरी तरफ 5% घटेगा, ऐसा कभी नहीं होता। यदि इधर 5% बढ़ रहा है तो इधर परसेंटेज घटेगा जरूर, लेकिन वो 5 नहीं आएगा, सेम नहीं आता कभी भी। यदि इधर 10% बढ़ रहा है तो आप अपनी इच्छा से इधर 10% घटा के पीछे आना चाहेंगे, गलत है। नंबर कभी भी सेम नहीं होता। एक तरफ बढ़ रहा है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, एक तरफ 5% बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कुछ ना कुछ घटेगा, लेकिन उतनी ही संख्या में प्रतिशत कभी नहीं घटता, ये गलत है। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा भी आगे आने वाले सवालों में। क्लियर। तो कभी भी ये ना सोचना कि यार इधर 5% बढ़ रहा है तो 5% घटा के यानी कि 95/100 का गुणा करके पीछे, दिस इज वेरी रॉन्ग। क्लियर। मैंने आपको बताया 5% यदि बढ़ रहा है तो 105/100 105/100 105/100 105/100 को छाप दे पूरे चारों साइकिल में, 1 2 3 4। आगे जाना है तो 105/100, उसी रास्ते पे यदि उल्टा चलना है, ये रास्ते का नेचुरल डायरेक्शन ऐसा है, उल्टा चलना है तो आप किसका गुणा करेंगे, 100/105। तो 1,76,400 में 100/105 2 बार करेंगे तो आ जाएंगे। ये क्या मिलेगी आपको, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, है ना। क्या लिखेंगे हम इसको, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, है ना। इसको हम लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कर ले इसको हल, चलिए कर लेते सॉल्व। ये 20/21, तो बस ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। 441 से ये जाएगा 400 बार, ये आप काट लीजिएगा आराम से। 400 × 20 × 20 1,60,000 आएगा आंसर आपका, 1,60,000 ये आएगा आंसर। तो ये सेकंड वाले का उत्तर है इसका, और ये आपका फर्स्ट वाले का उत्तर है। आई बात समझ में, फर्स्ट वाला है तो ऐसे उत्तर लिखना, सेकंड वाला है तो ऐसा उत्तर लिखना है। अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए फॉर्मूले बनाए जाते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला यूज होता है इसके ऊपर, जैसे आपको 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी है ना, यही चीज़ यहाँ पर आप कॉपी कर ले, ठीक है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्तमान जनसंख्या को माना x, तो फॉर्मूला बनेगा x 1 + r/100 की पावर n, ऐसे करके। वो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला नहीं होता मिश्र धन निकालने का, मूलधन 1 + r/100 की पावर t, वही फॉर्मूला है ना।
ये फॉर्मूला भी आप लगा के सीधे कर सकते हैं सॉल्व, है ना। आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला ना भी लगाएंगे, ऐसे करेंगे तो भी चलेगा। इस बुक में आप देख रहे होंगे यही फॉर्मूला इन्होंने लगा कर किया है सीधे, है ना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला यहीं से बन रहा है, देखो कैसे बन रहा है। यहीं से मैं आपको एक फॉर्मूला बनाकर बताता हूं कैसे। जैसे हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, 1,76,400 और 105/100 दो बार था, तो 105/100 को दो बार को हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1,76,400 1 + 5/100 की पावर 2। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखिए 105/100 को 1 + 5/100 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए आ गई ना 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आपकी। इसको x बोला हमने, इसको r बोला और इसको क्या बोला, n, यानी कि कितने साल, 2 साल 3 साल। तो ये टाइम है, ये रेट है और ये x है। तो यहीं से सब कुछ बन रहा है फॉर्मूला। तो आप चाहे तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दें, फॉर्मूले में मान रख दें, ठीक है। या फिर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है तो बोल रहा हूँ आप सीधे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सीधे करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें 1 + r/100 बटा में आ जाएगा, ये 1 + r/100 इसमें बटा में आ जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिएगा फॉर्मूला। बाकी मैंने आपको बोला ऐसे करना है, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर बताया, आप कभी भी इसमें ये स्ट्रक्चर डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं, आपको सीधे ये काम कर रहा है, ठीक है। बस आप ये ना कर दो कि 5% बढ़ रहा है तो 95/100। समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 17 नंबर का सवाल था ही, है ना, बड़ी अच्छी चीज़ इसने सिखाई हमें। अब मैं चलता हूँ 18 नंबर के सवाल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं 18 नंबर के सवाल पर। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को, ऐसी उम्मीद है। चलिए 18 नंबर का सवाल है ना, ठीक है। हाँ, देखिए सवाल नंबर 18 है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई, 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है ना। मशीन का वर्तमान मूल्य दिया है 1,20,000 रुपये, ये वर्तमान मूल्य प्रेजेंट यानी कि 2022 में मशीन का मूल्य, ठीक है। मशीन का मूल्य हर साल 10% घटता है। कितना घटता है? 10%। 10% हर साल घट रहा है, ध्यान देना, है ना। 10% हर साल घट रहा है, ठीक है। हमें 2 साल बाद का मूल्य निकालना है, यानी कि 2024 का। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो हमें 2024 का मूल्य निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। तो आप जानते हैं 10% घटाने के लिए किसका गुणा करेंगे आप? 90/100 का। किसका गुणा करेंगे? 90/100 का। आई बात समझ में? तो चलिए कैसे आ जाएगा, 1,20,000 में 90/100 कितनी बार करोगे? 2 बार। अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब कमी, डिक्रीमेंट, डेप्रिसिएशन, है ना। तो 10% कम करोगे तो 90/100 कितनी बार आ जाएगा आपका? ये 2 बार। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो 2020 से 40 कैंसिल, 108, 9 8 जा 72, 97200, ये 97,200 आएगा आपका, है ना, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद का मशीन का मूल्य 97,200, 10% कम हो रहा है। कम होगा तो 100 - 10, 90/100 करोगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। 97,200। तो ये सवाल आपको समझ में है, जनसंख्या वृद्धि, कमी, है ना, ये मशीन के अवमूल्यन में कमी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। चलिए आगे चलते। अब मैं ले रहा हूँ सवाल नंबर, आपको आना है सवाल नंबर 11 और 12 पर चलते हैं ना। 11 और 12 थोड़ा थोड़ा इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। सवाल नंबर 11 और 12, 11 और 12 नहीं, हम 23 ले लेते हैं। सवाल नंबर 23 इसी के जैसे जो सवाल है ना, लाइन से वैसे ही वैसे लेते हैं, तो आपको प्रैक्टिस होगी ना अच्छे से, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी, प्रैक्टिस भी होगी, रिवीजन भी होगा और याद भी रहेगा। ठीक है। चलिए अभी मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 23, सवाल नंबर 23। ठीक है। 23 की हम बात करें, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि हुई, बढ़े हुए वेतन में 20% कमी। रमेश का वेतन हमें नहीं पता क्या है, उसका वेतन हमें नहीं पता, माना कि x। इसमें पहले क्या हुआ, वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई, फिर बढ़े हुए वेतन में 20% कमी की गई। पहले उसका वेतन 100 मान लेते हैं, 100, उसके वेतन में पहले 20% बढ़ाया, कौन है? रमेश है। रमेश को मजे आ गए, 20% बढ़ गई उसकी सैलरी। अब उस बढ़ी हुई सैलरी में कितना परसेंट घटाया? 20% घटाया। तो बताओ कि ओवरऑल उसकी सैलरी में कितना परिवर्तन आया?
ओवरऑल, है ना। पहले 20% बढ़ाया, लालच दिया, फिर बेचारे के 20% घटा दी, तो ओवरऑल उसकी सैलरी में बड़ा घटा क्या हुआ? तो 100 रुपये का 20% 20 रुपये बढ़े तो बताइए 120 आ जाएगा। फिर एक बढ़े हुए वेतन में 20% घटाता, तो 120 का 20% 24 रुपये कम होगा, पता है आपको? 24 96, बेचारा देखो नुकसान हो गया ना। पहले 20% बढ़ाने का लालच दिया, फिर 20% घटाने का लालच दिया, और ले दे के उसका पैसा 100 से कहाँ गया 96 पर। तो आप देखिए 4% गिर गई क्या उसकी सैलरी? बेचारे की आई 4% गिर गई क्या? तो उत्तर आएगा इसका 4%। अब इसको लिखना कैसे? सबसे पहले माना कि रमेश का वेतन बराबर 100 रुपये, है ना, ठीक है। तो नया वेतन है ना, क्या किया उन्होंने? 20% बढ़ाया और फिर 20% घटाया, ठीक है। तो एक एक करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। 20% वृद्धि करने पर 20% वृद्धि करने पर वेतन बराबर 120 रुपये, ठीक है। वेतन बराबर 120 रुपये। अब 20% पुनः कमी करने पर 20% कमी के लिए बताइए 80/100 का गुणा करोगे कि नहीं करोगे? 20% कम करने के लिए 80/100 का गुणा होगा, 20% बढ़ाने के लिए 120/100 का गुणा होगा। समझ पा रहे हो दो चीज़ें? 20% बढ़ाने के लिए आप 120/100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 20% घटाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 80/100 का। बोलिए क्लियर है क्या? समझ में आती इतनी बात आप लोगों को, है ना? तो 20% बढ़ाने के लिए हम 120/100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 20% घटाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 80/100 का। क्लियर इतनी बात है ना? तो 20% बढ़ाने के लिए 120/100 और 20% घटाने के लिए हम गुणा करेंगे 80/100 का। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है ना। तो पहले हमने 20% बढ़ाया, फिर उसकी सैलरी को हम 20% घटा रहे हैं। पहले 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाओगे 120, फिर 120 में 20% घटाओगे, तो 20% घटाने के लिए आपको ऐसा ड्रामा करके दिखाना पड़ेगा। फिर इसको अब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया उसका वेतन? 96। देखिए उसका वेतन 100 से कहाँ पहुँच गया फाइनली? 96 पर। बताइए 4% की कमी आएगी या नहीं? ये डिज़ाइन आपको नहीं बनाना है जो मैं बना रहा हूँ, है ना, ये आपने नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो पहले 20% बढ़ा 100 का 120, फिर 20% घटा 96, 100 से 96 ओवरऑल बताइए 4% गिरा उसका वेतन। तो उसका वेतन कितना गिर गया ओवरऑल? 4% गिर गया या नहीं? क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस प्रकार रमेश के वेतन में 4% की कमी आई, है ना। इस प्रकार रमेश के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आई? 4% की कमी आई। 4% की हानि हुई, हानि लिख देना, है ना, क्योंकि उन्होंने सवाल में हानि शब्द का यूज़ किया है। हानि हुई ऐसा लिख देना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी? देखा आपने 100 से पहले 120, फिर 120 में 20% घटाने 80/100। अब बोलोगे सर यहाँ भी तो 120/100 का गुणा करना था, है ना, और यहाँ पे 20% घटाने के लिए 80/100 का गुणा करना था। तो 100 गुणा 120/100 करके 120 पे जाओगे, लेकिन यहाँ हमने 100 गुणा 120/100, क्योंकि 100 गुणा 120/100 यदि आप करते हैं तो भी तो 120 ही आएगा ना आपका। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तो जब 100 होता है तो ऐसा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। जब 100 आधार हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 20% बढ़ाया 120 सीधे लिख सकते हो आप, क्योंकि ये 100 ऑलरेडी इजीली अंडरस्टूड है कि भैया 100 एक बेसिक वैल्यू है ना, ठीक है ना। 100 में 20% बढ़ाते हैं तो 120 आता ही आता है, लेकिन 120 में जब 20% घटाओगे तब आप डायरेक्ट 96 नहीं लिख सकते, तब आपको 20% घटाने के लिए 80/100 का गुणा करना पड़ेगा। 100 के लिए गुणा नहीं करते, ऑलरेडी समझा हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है। क्लियर इतनी बात है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार के इसी मेथड वाले सवाल में लाइन से ले रहा हूँ, ठीक है। 23 नंबर था, 23 नंबर के बाद अब मैं लाता हूँ आपको सवाल 11 और 12 पर। आ जाइए सवाल नंबर 11 और 12 पर देख लेते हैं। 11 और 12 में परसेंटेज का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है ना। सवाल नंबर 11 और 12 में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों को एक साथ लूंगा मैं। 11 नंबर में क्या है? 11 नंबर में ये दिया है कि यदि ए की आई बी की आई से 25% अधिक हो तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है? क्या बोला? यदि ए की आई बी की आई से
ए की आई बी की आई से कितने प्रतिशत अधिक हो, यदि ए की आई बी की आई से 25% अधिक, यदि ए की आई बी की आई से 25% अधिक, ठीक है, तो माना कि बी की आई कितनी मान ले 100। अब आप बोलोगे सर ए को क्यों नहीं माना, क्योंकि ए को तो तुलना कर रहे हैं ना बी से, तुलना बी से हो रही है, बी से ए 25% ज़्यादा है ना, तो आधार बी है तो बी को 100 मानेंगे, 100 और 25% बढ़ाओगे तो ए की आई कितनी होगी 125, है ना। गणित सीखें आप, लिखेंगे कैसे उसकी चिंता छोड़िए, अभी गणित सीखे जो मैं गणित आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ये सवाल नंबर 11 आपका, ये सवाल नंबर 12 है, क्लियर है ना। तो ए की आई बी की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है, आती है बात समझ में, क्लियर इतनी बात है ना। तो ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, क्लियर। तो बी की आई माना कि कितनी है 100, क्लियर, बी की आई 100 है और यदि 25% अधिक है तो बताइए ए की आई कितनी हो जाएगी 125, बोलिए क्लियर है इतनी बात है ना, ठीक है, ए की आई हो जाएगी 125, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि भैया बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, ध्यान देना, हमसे क्या पूछा है, उन्होंने ये दिशा हमें दे दी, ये दिशा हमसे मांगी, ए की आई बी की आई से 25% ज़्यादा है, तो बताओ बी की आई ए की आई से कितने परसेंट कम है। अब मैं आपको एक गणित यहाँ पर बता दूँ, एक गणित क्या है, कंपैरिजन करने का गणित है। कैसा गणित है देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप भी जानते हैं, यदि एक तरफ बढ़ेगा दूसरी तरफ घटेगा, किसी एक की सैलरी दूसरे से ज़्यादा होगी तो किसी दूसरे की सैलरी उससे कम होगी, एक तरफ अधिकता होगी वृद्धि होगी तो एक तरफ कमी होगी, इतना तो तय है, क्लियर है इतनी बात। तो सवाल वाला हमसे क्या पूछना चाहेगा, या तो वृद्धि बता देगा कमी पूछेगा, या फिर कमी बता देगा तो वृद्धि पूछेगा, दोनों दिशा में से कोई एक दिशा वो देगा, दूसरी दिशा में दिशा का प्रतिशत हमें निकालना होगा, ठीक है। तो इस साइड में वृद्धि प्रतिशत दिया, हमें क्या निकालना है कमी प्रतिशत, आई बात समझ में। अब ध्यान देना, 125 रुपये से 100 रुपये में कितने की कमी हो रही है, 25 रुपये की, कमी कितने की हुई 25 रुपये की, क्लियर है इतनी बात है ना। तो 100 इस कमी का प्रतिशत, तो सबसे पहले आप ये बताओ कमी के लिए ये डायरेक्शन बनाओगे या नहीं, दिशा कौन सी बनाओगे। अच्छा, वृद्धि के लिए दिशा ऐसी दोगे तीर इधर चलाओगे, और कमी के लिए तीर इधर चलाओगे, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन बनाना, मैं जैसा सा बोल रहा हूँ वैसा वैसा करना, शुरुआत में कन्फ्यूजन होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो 25 रुपये की कमी हो रही है, ठीक है। अब इस कमी का क्या निकालना है हमें, प्रतिशत, हमें कमी का क्या निकालना है, सिर्फ कमी थोड़ी ना, कमी तो 25 रुपये की हो गई, कमी प्रतिशत निकालना है। तो कमी का प्रतिशत निकालें तो कितने की कमी हुई 25 की, कितने की कमी हुई 25 की, 25 की कमी किस में हुई 125 में हुई, आ जाएगा कमी प्रतिशत। 25 की कमी किस में हुई 125 में हुई, आ जाएगा कमी का प्रतिशत, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इसमें यह होता है कि यहाँ कौन आएगा, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। भैया दिख रहा है कि 25 की कमी है, तो कमी तो 25 सीधे कन्फर्म है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगाते हैं साइड में, लेकिन नीचे कौन आएगा ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर नीचे ये आएगा कि ये आएगा। कई बार आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये आएगा, गलत लिख के गलत परसेंटेज निकाल कर आ जाते हैं। तो मैं आपको आज रटवा देता हूँ कि नीचे कौन आएगा, गलत होने की संभावना छोड़े ही नहीं हम, मैं आपको इस प्रकार रटवाता हूं कि नीचे कौन आएगा। अब सुनिए मेरी बात, सबसे पहले कमी का प्रतिशत निकालना है, तो कमी का डायरेक्शन बना दीजिए, बना दोगे डायरेक्शन मतलब तीर यहां जाके एंड होगा, जहां से तीर आपका शुरू होता है वो हमेशा नीचे आता है, रट लो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं तुलना करूं तो सीधी सी बात है यार, 25 125 में कम है, 25 की तुलना 125 से हो रही है ना, तो किस में कम है 25 125 में। लेकिन ये भाषा, ये जो माहौल में बना रहा हूं, हो सकता है आप एग्जाम में भूल जाए, इसलिए मैं आपको रटवा रहा हूं कि सबसे पहले कमी का तीर इधर बनेगा, वृद्धि का तीर इधर बनेगा, जहां तीर एंड हो रहा है वो नहीं, जहां तीर का साइन बनेगा वो नंबर नहीं लेना, उसको छोड़ के दूसरा नंबर नीचे आएगा हमेशा, या फिर जहां से तीर बनाना चालू कर रहे हो वो नीचे आता है हमेशा, ठीक है। तो 25 बटा 125 गुणा 100, क्लियर, तो आ जाएगा उत्तर 25 से 125 कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 से 100 कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 100 बटा 5 कितना आ जाएगा ये 20%, क्लियर है इतनी बात है ना। तो कमी प्रतिशत आ जाएगा आपका 20%, क्लियर। अब सवाल नंबर 12 पर आते हैं, ठीक है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, एक मिनट दूसरा सवाल भी लेता हूं, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, चलो भैया ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी कि ए बी से 20% कम है, यानी कि ये 100 है तो ये कितना हो गया 80, 20% कम करो कितना आ जाएगा 80। अब हमसे सीधी सी बात है, हमसे क्या पूछा गया होगा, ये वाली दिशा पूछी गई होगी। अब इसमें आप सोचिए, सवाल मैंने देखा नहीं लेकिन फिर भी मैं सवाल बता देता हूँ, सवाल वाला ने क्या पूछा होगा। आप देख रहे हैं ये दिशा में दी है 20% कमी, ये दिशा हमसे मांगी होगी, यानी कि वृद्धि हो रही है, यानी कि वृद्धि प्रतिशत हमसे मांगा होगा कि भैया ए से बी की ऊंचाई कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितने प्रतिशत वृद्धि है। पढ़ लेते हैं, देखिए देखो यही तो मांगा है, ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है,
तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। अब अधिकता का प्रतिशत, अच्छा अधिकता तो नजर आ रही है आपको 20 रुपए की, लेकिन इस अधिकता का क्या निकालना है, प्रतिशत, अधिकता प्रतिशत निकालना। अच्छा अधिक कितना है 20, 20 अधिक है, आई बात समझ में, ठीक है, इंटू 100। अब नीचे कौन आएगा, ये या ये, तो जिधर तीर का साइन है उसको छोड़ दो, ये आएगा नीचे, जिधर तीर का साइन नहीं है ना वो आएगा नीचे। पहले आप अधिक, अच्छा अधिक के लिए पहले तीर तो चलाना पड़ेगा ना आपको, उल्टा डायरेक्शन मत बनाना है, इधर तो अधिक नहीं होगा ना, अधिक तो इधर ही होगा है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 80। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए तो 80, 20/80 गुणा 100, ठीक है। तो 20 अधिक है किसमें, 80 में, तो समझ में आया नीचे कौन आएगा, ये नीचे वाला पॉइंट रटना है आपको, है ना। इधर तीर का साइन नया, उधर। अब अधिकता, अधिकता के लिए तीर का डिज़ाइन तो बना लोगे ना आप, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 20 से 80 कितनी बार, 4 बार, 100/4, 100/4 कितना आएगा, ये 25%। क्लियर इतनी बात। अब आपको बुक में फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, फॉर्मूले यहीं से बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये क्या एक्सप्रेशन लिखा है, 25/125 गुणा 100 लिखा है। क्या 125 को मैं 100 + 25 लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये देखो यही तो फॉर्मूला है ना। 25 को इन्होंने आर बोला है, 25 को इन्होंने क्या बोला है, R/100 + R × 100। तो कमी प्रतिशत का फॉर्मूला R/100 + R × 100 दिख रहा है आपको। कमी प्रतिशत का फॉर्मूला देखिए 11 नंबर में, R/100 + R × 100। तो आप सीधे फॉर्मूला लिख के R का मान बराबर 25 लगा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें, ठीक है। इधर से भी, इधर भी फॉर्मूला एक दिखेगा आपको। यहाँ क्या एक्सप्रेशन है, 20/80 गुणा 100। तो बताइए 20/80 को अपॉन हम 20/100 - 20 लिख सकते हैं क्या, बताइए। 20/80 को हम 20/100 - 20 लिख सकते हैं क्या, क्लियर, क्या हम 80 को ऐसा लिख सकते हैं, यस। तब आप देखो ये 20 को क्या बोला इन्होंने, R/100 - R × 100। ये अधिकता प्रतिशत का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, फॉर्मूला लिखने के बाद भी आप लिख सकते हैं। क्लियर इतनी बात, तो समझ में आई बात क्या है कहानी, क्लियर इतना। एक और चीज़ आपको ये भी समझ में आया होगा कि इधर 25% बढ़ रहा है तो इधर 25% घटेगा नहीं, 20% घटेगा। मैं बोल रहा था ना, आप ये दिमाग कभी मत लड़ाना कि एक तरफ यदि 25% बढ़ रहा है तो आप ये सोचो दूसरी तरफ 25% ही घटेगा, नहीं। देखो दूसरी तरफ कितना परसेंट घट रहा है, 20%। यदि इधर 25% बढ़ा तो इधर घटने का प्रतिशत अलग है, संख्यात्मक समान नहीं होता है दोनों दिशाओं में, है ना। इधर आप देखो, इधर यदि 20% घट रहा है तो इधर 25% बढ़ रहा है। देखो 20% घट रहा है तो इधर 20% बढ़ेगा, ऐसा नहीं। हमारा दिमाग चलता है ना, अरे एक तरफ 20% घट रहा है दूसरी तरफ 20% बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। संख्या सेम नहीं होती अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अलग होती है। इधर 20% घट रहा है तो देखो इधर 25% बढ़ रहा है। क्लियर, तो ये चीज़ कभी मत करना। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में इसलिए बताया था, यदि 5% बढ़ रहा है जनसंख्या हर साल तो पीछे 5% घटा के 95/100 की गलती कभी मत करना। यदि 5% बढ़ रहा है तो उधर 5% घटेगा नहीं, कुछ और होगा। तो हमें 105/100 तो उसको 100/105 करके करना है, बताया था मैंने। क्लियर है इतनी बात, है ना। चलो तो बड़े अच्छे से सभी लोगों को समझ में आता जा रहा है। चलो चलते हैं आगे, है ना। तो देखो आगे आपकी स्क्रीन पर, अब इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 9 को ले लेते हैं, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 9 मिटा दो इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं ना, ठीक है। सवाल नंबर 9, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है। कितनी साधारण सी बात है। यदि कोई इंसान अपनी सैलरी का 12% बचा रहा है तो खर्चा कितना परसेंट कर दिया, 88। यदि कोई आदमी अपनी सैलरी का 12% बचा रहा है तो बताओ उसने खर्चा कितना कर दिया, 88% खर्चा कर दिया है, नहीं कर दिया, आप ही सोचिए। 12% बचाया तो खर्च कितना कर दिया, 88%, क्योंकि टोटल 100% होता है ना। आई सैलरी, आई क्या होती है, 100%। यदि 12% बचाया तो 88% खर्च कर दिया। क्लियर। अब हमें क्या दिया है, क्या दिया है इस सवाल में, उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। अब सुनिए, माना कि आय बराबर x, ठीक है ना। अब यदि 12% बचाता है तो खर्च बराबर 88% ऑफ x। बोलो लिख दो या नहीं। 12% बचाया तो आय का 88% खर्च किया कि नहीं किया, आय का 12% बचाया तो आय का 88% खर्च किया। और ये खर्च आपको किसके बराबर दिया है ना, ये खर्च आपको किसके बराबर दिया है इन्होंने, 19,360 के बराबर दिया है या नहीं, ठीक है। अतः 88% x बराबर 19,360,
वो लिख दोगे या नहीं, साइड में दर्शा दें आप कि भैया दिया गया खर्च, दिया गया खर्च बराबर 19,360 ऐसे करके लिख दो साइड में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हल कर लें। 88/100 गुणा x बराबर 19,360 है ना, x यहाँ 19,360 100 गुणा में जाएगा और 88 कहाँ आएगा, नीचे। क्लियर। चलिए अब इसको हल कर लेंगे आप, है ना। 19,360 गुणा 100/88, जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 22,000। 22,000, तो आई कितनी प्राप्त हुई, 22,000। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। 3 नंबर में लिखना, 3 नंबर में लिख देना इसको, कोई दिक्कत नहीं। पहली लाइन में ये लिखना, कॉमा लगा के यदि 12% बचाता है तो खर्च बराबर सीधे ये एक लाइन में आ जाएगा सीधे, और दूसरी लाइन में ये आ जाएगा सीधे, मतलब 3 लाइन में हो जाए कवर, है ना। माना कि आय बराबर x, यदि 12% बचाता है तो खर्च, अतः खर्च 88% x बराबर 19,360। क्लियर। और अगली स्टेप में ये हल करके सीधे लिख देना x का मान, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा इजीली, ठीक है। 5 नंबर डिजर्व करता, 3 नंबर में आता, 3 नंबर में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं, है ना, 10वें सवाल पर आ जाते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन, है ना, देख लेते हैं 10th क्वेश्चन हम क्या है कहानी, ठीक है। सवाल नंबर 10। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है। अंकित मूल्य, ये तो लाभ हानि का सवाल है यार। अंकित मूल्य में कितनी कटौती करने पर, 8% की कटौती करने पर, यानी कि 8% छूट करने पर मूल्य 4600 हो जाता है। ये जो 4600 हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। क्लियर, पता है ना आपको, लाभ हानि का सवाल है, ठीक है। इसका अंकित मूल्य कितना है ना, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है तो निकाल लेते हैं अंकित मूल्य इसका, देख लेते हैं क्या आएगा अंकित मूल्य, है ना, ठीक है। तो अंकित मूल्य की यदि हम बात करें तो सुनिए, 8% घटाने के लिए 92/100 का गुणा करेंगे आप। अरे 8% घटाने के लिए किसका गुणा करेंगे, 100 - 8 92/100 का। अब आप देखिए, आपको इसमें उल्टा आना, अंकित मूल्य निकालना है ना। तो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे आप पूरा लिखना है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अंकित मूल्य 4600 गुणा 100/92, क्या आएगा अंकित मूल्य, 4600 गुणा 100/92। क्लियर है इतनी बात। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5,000 रुपये। कितना आएगा, 5,000। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे लिख रहा है आपको, है ना, ये मैंने डिज़ाइन बताया, डिज़ाइन नहीं बनाना है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले लिख देना, ठीक है, कि दिया गया क्या दिया गया, विक्रय मूल्य बराबर 4600। फिर उसके बाद सीधे अतः अंकित मूल्य बराबर ऐसा ऐसा, है ना। क्लियर। चलिए अब देखिए, उन्होंने x लेकर किया, x लेकर भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन ऐसे करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 15 पर, है ना। अपने हिसाब से सीक्वेंस वाइज सवाल ले रहा हूँ जो इजी जिनसे आपकी लिंक बने समझने में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ मैं, ठीक है। उदाहरण का सवाल नंबर 15, है ना। उदाहरण का सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 जो है ये परीक्षा आधारित प्रश्न है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आ चुका है। परीक्षा आधारित प्रश्न है ये। सवाल नंबर 15 और 16, 15 थोड़ा नॉर्मल है, 16 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, सवाल नंबर 15 और 16 पर हम आ जाते हैं। तो सवाल नंबर 15 की यदि हम बात करें, ठीक है, सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, 24% अंक लाया और 9 अंकों से फेल हो गया बेचारा। सुनिए मेरी बात, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। एक होता है पूर्णांक, पूर्णांक है ना। पहले इसका शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको समझाने के लिए। पूर्णांक है ना, पूर्णांक को हमेशा हम क्या मानते हैं, शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिर लिखेंगे कैसे, एक्स लेकर उधर बात करेंगे, ठीक है। पूर्णांक कितना है इसका, 100%, या फिर पूर्णांक को एक्स मान लेते हैं, चलो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब एक होता है, आप भी जानते हैं कि भैया हमारे स्कूल लाइफ की बात करें तो 90% लोगों का संघर्ष तो बस बाउंड्री पार करने के लिए होता था कि भैया पास हो जाए किसी तरह, है ना, उसी प्रकार से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए आप, है ना। कहानी ऐसी है कि हाँ, तो 36% है ना, तो बाउंड्री लाइन कितने पर है, 36% मार्क्स ले आए तो पास हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो बेचारा कितना लाया, देखो रो रहा है वो केवल 24% लाया वो। अब 24% ला कर ये रो रहा है बेचारा, ठीक है।
इतना लाया, ये प्राप्त किया, ये प्राप्त किया, और ये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है, ये है आपका न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। आई बात समझ, इतना प्राप्त किया है, ठीक है। यानी कि ये 24% ऑफ एक्स लाया, लाना था 36% ऑफ एक्स। समझ आ रही बात, लाना 36% ऑफ एक्स, लाया कितना, केवल 24% ऑफ एक्स। क्लियर है इतनी बात। इस प्रकार कितने अंकों से पीछे रह गया ये बेचारा, 9 अंकों से। बोला है ना, कितने अंकों से फेल हुआ, 9 अंकों से फेल हुआ। 9 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब क्या है कि भैया सीधी सी बात है कि बाउंड्री लाइन से 9 अंक पीछे। 9 अंकों से फेल होने का मतलब 9 अंक पीछे। इसका मतलब क्या है कि भैया इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 9। यदि इसको शॉर्ट ट्रिक से करना होता तो ओरली सवाल हो जाता, बड़ा इजी सवाल है, ठीक है। लेकिन हमें एक्स लेकर करना है, तो चलिए करते ड्रामा पूरा, है ना। तो कहानी ऐसी है कि जितना चाहिए था उसकी तुलना में ये जो लाया वो कितना कम है, 9 कम है। क्लियर है इतनी बात, कितना कम है, 9 कम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, 9 कम है, तब बताइए इससे 9 पीछे, इसका मतलब इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 9। तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 9। तो 36% एक्स माइनस 24% एक्स, 36 माइनस 24 कितना होगा, 12% एक्स बराबर 9, है ना, ठीक है। तो 12/100 गुणा एक्स बराबर 9, एक्स बराबर 9 गुणा 100/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो कितना आएगा ये, 75 आ जाएगा। तो बताइए पूर्णांक कितने आ जाएंगे, 75। क्लियर है इतनी बात, पूर्णांक आ जाएगा 75। तो सीधे सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करेंगे, कैसे हल लिखेंगे इसका, माना कि पूर्णांक बराबर एक्स, यहां से आप इसका हल चालू करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार माना कि पूर्णांक बराबर एक्स, ठीक है ना। तो इसके बाद आप इतना लिख सकते हैं, पूर्णांक बराबर एक्स करने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कि भैया न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, मैं लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं इधर पे, माना कि पूर्णांक बराबर एक्स, अतः न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बराबर 36% ऑफ एक्स। 3 चीज़ों को गाना है, आपको गाकर बताना है इन 3 लोगों को कौन कौन है ना, प्रचार प्रसार करना है। तो सबसे पहले माना कि पूर्णांक, उसके बाद न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, अतः न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 36% एक्स, है ना, और प्राप्तांक, है ना, ठीक है। कौन है, क्या नाम है इसका, सन्नी। तो सन्नी के प्राप्तांक बराबर 24% एक्स, है ना, सन्नी के प्राप्तांक बराबर 24% एक्स। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। तो वहां, या सन्नी लिख दो, वहां 9 अंकों से अनुत्तीर्ण, देख लेना कैसे हिंदी में सही लिखते हैं, अनुत्तीर्ण हुआ, अतः 36% एक्स माइनस 24% एक्स बराबर 9। इसके बाद कैसे हल करना है आपको पता है। क्लियर है इतनी बात, ये कहानी। अब जैसे ही आप निकालेंगे एक्स बराबर 75, है ना, ये इधर निकाल कर बताया ना मैंने, ये उधर पे निकाल कर बताया, देखिए आप, है ना। जैसे ही आप निकालेंगे एक्स बराबर 75, है ना, ठीक है, इसका मतलब आपने पूर्णांक याद कर लिया। लेकिन सवाल में 3 चीज़ें मांगी जा सकती है, पूर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक या फिर प्राप्तांक। तो सबसे पहले क्या निकलेगा आपका, इसमें पूर्णांक निकलेगा, है ना, टोटल मार्क्स, ठीक है, एक्स। और मान लो उसने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक मांगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बराबर क्या लिखेंगे, 36% एक्स, और फिर उसमें एक्स का मान रख देंगे आप, 36% ऑफ 75, 36/100 गुणा 75 करके आप सॉल्व कर लेंगे। समझ आ रही है बात, क्या लिख रहा हूँ मैं, है ना। 36% एक्स लिखेंगे, ये दिख नहीं रहा है कि आपको, नीचे आप लिखेंगे 36% एक्स, एक्स का मान रख देंगे 75 और हल कर लेंगे, है ना उसको, ठीक है। इस साइड में लिख देता हूँ तो दिख जाएगा, है ना, 36% एक्स 75 ऐसे करके, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 4 से 9 बार, तो 9 तिया 27, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 27। और यदि प्राप्तांक मांगे तो प्राप्तांक 24% एक्स, इसका मान रख, 3 चीजें मांगी जा सकती। क्लियर इतनी बात, ठीक है। ये बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है ना, ठीक है। यदि 3 नंबर में आ जाइए सवाल तो इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत नहीं, फिर जगह ही नहीं होगी आपके पास। इस प्रकार सीधे लिख देना, माना कि पूर्णांक एक्स, उसके बाद अगला स्टेप अतः, दूसरे स्टेप में ये, तीसरे स्टेप में बस सीधे उत्तर लिख देना आप, है ना।
ये एक और स्टेप बढ़ा के कॉमा लगा के x बराबर इतना ऐसे करके लिख देना, 3 स्टेप में भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में है तो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगले पर चलते। वैसे तो ओरली होना था, 36 और 24 का अंतर कितना है 12, 12 बराबर 9 तो 100 बराबर 75, ओरली होने वाला सवाल है ना। लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक आपके काम की नहीं है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला है ना। चलिए आगे चलते हैं। 15 के बाद 16 नंबर के सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ना। 16 में 2 विद्यार्थी है, 2 विद्यार्थी। इसमें जैसे एक विद्यार्थी सन्नी था, केवल उसी ने एग्जाम दी, सनी ने केवल एग्जाम दी इस सवाल में। लेकिन अगले सवाल में 2 विद्यार्थी है, एक रो रहा है एक हंस रहा है। मतलब एक के घर में रिजल्ट आता है ना, जिस दिन आपका भी आया होगा रिजल्ट, तो एक के घर में रिजल्ट आने वाले दिन बड़ा खुशी का माहौल है और एक के घर में धुलाई हो रही है, मतलब है ना, पूजा हो रही है उसकी, ठीक है ना। तो 16 नंबर का सवाल है ना। 2 विद्यार्थी, एक रो रहा है एक हंस रहा है। देखो मैं बताता हूँ कहानी क्या है। पूर्णांक, तो भैया पूर्णांक को माना कि x, बाउंड्री लाइन कहाँ पर है ये नहीं बताया उन्होंने, कितने परसेंट पे पास है, लेकिन ये ज़रूर बताया एक विद्यार्थी फेल है। यदि वो फेल है तो वो पीछे रह गया बाउंड्री लाइन से, और दूसरा पास है, खुशी का माहौल है तो वो आगे रह गया। देखते हैं क्या क्या कहानियाँ पढ़ते हैं ना, ठीक है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक छात्र ने अनुत्तीर्ण हुआ 45 अंकों से, यानी कि ये जो फेल हो गया उसकी कहानी। तो कितने लाया ये 30% अंक लाया ना, 30%, ठीक है। ये 30% अंक लाया और बाउंड्री से 45 किलोमीटर पीछे रह गया, यानी कि 45 अंकों से फेल हुआ। और एक और दूसरा विद्यार्थी कितना लाया, 42% लाया। दूसरा वाला 42% लाया, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से कितना ज़्यादा है, कितना एक्स्ट्रा है ये, 45 अंक अधिक है ना, 45 आगे है ये, ठीक है। ऐसे करके पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। पूर्णांक ज्ञात करना, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करना है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। ये जो पहला विद्यार्थी है ये 45 कम लाया, दूसरा विद्यार्थी 45 ज़्यादा लाया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे आप, माना कि पूर्णांक बराबर x। इसके बाद पहले विद्यार्थी, 3 कहानियां गानी पड़ेगी आपको, इन तीनों को गा गा कर बताइए, लिखिए। तो पहले विद्यार्थी के प्राप्तांक, तो पहले विद्यार्थी के प्राप्तांक कितने हुए, 30% x, 30% लाया ना। और दूसरे विद्यार्थी के प्राप्तांक 42% x। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इतना, ये 3 कहानियां लिख दी हमने, है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप देखिए इन दोनों का अंतर 90 का है क्या, 45 ये 45 ये, मतलब इसकी तुलना में ये 90 अंक ज़्यादा लाया क्या। तो बताइए इन दोनों का अंतर 90 का हुआ या नहीं। तो अब इसके बाद क्या होगा, 42% x माइनस 30% x बराबर 90। बताओ 90 का अंतर है ना, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या लिखोगे, है ना, ठीक है। पहला विद्यार्थी, विद्यार्थी पूरा लिखना, पहला विद्यार्थी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 45 कम तथा दूसरा विद्यार्थी 45 अधिक लाया। अतः के बाद सीधे ये लाइन आ जाएगी, 42% x माइनस 30% x। यदि ट्रिक से करते, शॉर्ट ट्रिक से, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ऐसा ओरली हो जाता। बराबर कितना आएगा 90, है ना। तो 42 में से 30 गया तो 12% x बराबर कितना है 90। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 12/100 गुणा x बराबर 90, है ना। तो 100 गुणा में और 12 बटे में, है ना। बटा 12, है ना। 90 गुणा 100 बटा में क्या आएगा 12। क्लियर, सॉल्व कर लेते इसको। 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 3 से 30 बार,
25 गुणा 30 कितना होगा ये 750। क्लियर है? तो पूर्णांक कितना प्राप्त हुआ 750। ठीक है, पूर्णांक कितना प्राप्त हुआ 750 है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप कहानी क्या है ना। अब आपको न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकालना है। मान लो पूर्णांक तो आ गया, इसमें 4 चीज़ें निकालने को आ सकती, 4 गोले हैं, 4 चीज़ें निकालने को आ सकती है। यदि आपसे ये पूछे कि पहले विद्यार्थी के प्राप्तांक तो 30% एक्स लिख के एक्स का मान लगा देना आ जाएगा। दूसरे विद्यार्थी के प्राप्तांक पूछे तो 42% एक्स लिख के एक्स का मान लगा देना आ जाएगा। और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पूछे तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कैसे निकालना है देखिए। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक बराबर, यदि इसमें 45 जोड़ते तो आ जाएगा। अरे 45 पीछे है ना ये, तो इसके मार्क्स में 45 जोड़ते तो आ जाएगा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक। तो 30% एक्स प्लस 45, बोलो आ जाएगा या नहीं? 30% एक्स प्लस 45। और यदि उत्तीर्ण अंक इधर से लाना, 42% एक्स में 45 घटाएंगे तो भी तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से भी यहाँ आ सकते हो, यहाँ से भी यहाँ आ सकते हो। 30% एक्स प्लस 45 से यहाँ आ जाएंगे, या फिर 42% एक्स माइनस 45 से भी यहाँ आप आ जाओगे। क्लियर? तो मैं इससे कर रहा हूँ। तो एक्स का मान रख दें यहाँ पर, न्यूनतम उत्तीर्ण एक्स का मान क्या रख दे, क्या आया 750 प्लस में 45। तो सॉल्व कर लेते इसको, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, इंटू में 750 आएगा, प्लस में 45 है ना। तो देखो अब आप, ये किससे जा रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल है ना, ये 0 से ये 0 कैंसिल। 75 गुणा 3 ये आएगा 225, 225 प्लस 45 यानी कि 270 आएगा। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना आ जाएगा आपका 270। 225 प्लस 45 ना, है ना। क्लियर है इतनी बात? तो कुछ भी पूछे आप इस प्रकार से बता दीजिएगा, है ना। क्लियर है? समझ गए क्या? ठीक है, चलिए। ये परीक्षा वाले प्रश्न है, ये मेंस एग्जाम में आपको आया हुआ है सवाल, है ना। नंबर चेंज थे, इसी प्रकार का सवाल पूछा गया। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल नंबर 12 और 13 पर। चलिए लेते हैं सवाल नंबर 12 और 13। मिटा दो इसको, रफ कर दो, है ना। 12 और 13 छोटे, ये परीक्षा संबंधी प्रश्न थे, है ना। ठीक है, हाँ तो चलिए देखिए सवाल नंबर 12 और 13, है ना। देख लेते हैं 12 और 13 की क्या कहानी है। ठीक है, सवाल नंबर 12, सॉरी 13 और 14 है ना। सवाल नंबर 13 पर आता है। ठीक है, 13 नंबर के सवाल की क्या कहानी देख लेते हैं हम। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े, है ना। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, है ना। ठीक है, मान लो पहले एक परिवार 100 रुपये की चीनी खाता था, अब वही चीनी कितने की आ रही है 120 की। जो भी चीनी 100 ग्राम 200 ग्राम, जो भी 100 ग्राम 200 ग्राम, जो भी मात्रा एक परिवार पहले 100 में खाता था, 20% भाव बढ़ने से वही चीनी कितने की आ रही है 120 की। आई बात समझ में? ठीक है, पहले वो परिवार 100 रुपये की चीनी खाता था, अब सोचो ना 20% भाव बढ़ गए। अब मैं दुकान पे गया, मैंने जैसे एक दुकान वाले से मेरी बहुत लंबी पहचान है, मतलब 10-15 सालों से मेरा परिवार वहीं से चीनी लाता है और 100 ग्राम चीनी में लेने जाता हूँ हमेशा से 100 रुपये की। क्लियर? अब मैं अचानक से भाव बढ़ गए, अब मेरे को नहीं पता भाव बढ़ गए, मैं तो गया दुकान पे 100 का नोट लेके, हमेशा जाता था 100 का नोट लेकर, उस दिन भी गया, इन दुकानदार को 100 का नोट दिया, भैया 100 ग्राम चीनी दे दो, क्योंकि मेरे को पता है 100 ग्राम चीनी 100 रुपये की आती है, यही मेरी खपत है, हमेशा मैं लेता हूँ। ठीक है, दुकानदार क्या बोला, नहीं भैया अब आपका 100 ग्राम 100 रुपये का नहीं मिलेगा, कितने का मिलेगा 120 का। समझ आ रही बात? लेकिन मेरी क्षमता नहीं है 120 देने की, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं 100 की खरीद सकता हूँ। तो सीधी सी बात है, मुझे अब मेरी जो चीनी है 100 ग्राम वो अब कितने की आ रही है 120 की। लेकिन मैं तो 100 का ही नोट लेकर गया, 100 रुपये से ज़्यादा तो है नहीं, गरीब आदमी हूँ, खर्च नहीं बढ़ा सकता, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है। सवाल में गरीबी दिखाई गई है, खर्चे में यदि कोई परिवर्तन नहीं करोगे तो क्या करना पड़ेगा, एक ही विकल्प है, खाना कम करना पड़ेगा। अरे भाव बढ़ जाए और यदि आप खर्चा नहीं बढ़ा सकते तो आपकी खाने वाली मात्रा घटानी पड़ेगी ना, सीधी सी बात है। तो अब आपकी चीनी 100 ग्राम 120 की आ रही है, लेकिन अब भी आप कितने का खाएंगे 100 का। तो खपत में कमी प्रतिशत निकालना है। तो बताइए अभी कमी प्रतिशत निकाला था हमने, आपका सामान 100 रुपये का आप हमेशा से लाते हो, लेकिन अब वही सामान आपका अब कितने का आ रहा है 120 का। लेकिन आप दुकानदार से क्या बोल रहे हो कि नहीं भाई साहब हमें तो 100 रुपये का ही दे दो। सीधी सी बात है, 100 ग्राम 120 का तो 100 रुपये का तो कम ग्राम आएगा कि नहीं आएगा। 120 रुपये का 100 ग्राम है तो 100 रुपये का अब आपको 100 ग्राम नहीं मिलेगा, 80 या 85 या 90 ग्राम आप लेकर आओगे कि नहीं आओगे। आई बात समझ में क्लियर? तो हमें कमी प्रतिशत निकालनी है, कमी प्रतिशत के खपत में कितने प्रतिशत कमी करें। तो बताइए 20 की कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, कमी प्रतिशत, कमी कितने की हुई 20 की कमी।
गुणा 100। अभी मैंने कमी प्रतिशत निकालना सिखाया था आपको, है ना। बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन आपको जो लिखना उस हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। कमी प्रतिशत, 20 की कमी हुई। 20 की कमी किस में हुई? 120 में। किस में? 120 में। अब समस्या है नीचे कौन आएगा, तो अब आप बताइए कमी के लिए तीर इधर बनेगा। तीर यदि इधर बन रहा है तो सीधी सी बात है, जिधर से तीर शुरू होता है वही नीचे आता है। जिधर तीर का साइन बनता है, एरो का साइन बनेगा, उसको छोड़ के बाकी दूसरा नीचे आता है। तो 20/120 गुणा 100। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये 1/6 गुणा 100 हो जाएगा। 20 छंग 120 और 1/6 गुणा 100 को आप हल करोगे तो ये आएगा 16.66%। ये आपका उत्तर बनेगा। क्लियर है इतनी बात? अब इसी की जगह आपको फॉर्मूला मिलेगा किताबों में। किताब में फॉर्मूला क्या मिलेगा कमी प्रतिशत का, कि भैया 120 को 100 + 20 लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। इसको आर बोला, इसको उन्होंने आर बोला, तो R/100 + R × 100। तो सीधे आप कमी प्रतिशत R/100 + R × 100 करके आर का मान 20 लगा के भी हल करके बता सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तरीका इसको सॉल्व करने का। बोलिए समझ में आती है क्या बात? क्लियर इतनी बात है ना। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, है ना। इसको आप 16 से ही 2/3% भी लिख सकते हैं ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी दर्शा सकते हैं ना। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर का सवाल भी ऐसा ही कुछ है, उसमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है ना। तो सवाल नंबर 14 कर लेते हैं। इधर पे बता दूं क्या नीचे? चलिए सवाल नंबर 14 पढ़ता हूँ मैं। 14 नंबर के सवाल को क्या बोल रहा है ना। ये बोल रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत? चीनी के भाव 10% गिर गए भैया। पहले 100 रुपये की आती थी, अब वही चीनी, वही 100 ग्राम, मैं हमेशा से 100 ग्राम 100 रुपये की लाया करता हूँ। अब जब मैं दुकानदार के पास गया, 100 रुपये की 100 ग्राम हमेशा से लाया करता हूँ, 100 का नोट लेके जाता हूँ, 100 ग्राम लेके आता हूँ। समझ आई बात? क्लियर? 100 रुपये का 100 ग्राम। लेकिन जैसे क्योंकि 10% भाव गिर गए तो दुकान वाला क्या बोला, नहीं भैया 100 रुपये नहीं, अब 90 ही लगेंगे। कितने लगेंगे? 90 ही लगेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो दुकान, तो अब मेरा 100 ग्राम, मेरे परिवार का अब 100 ग्राम कितने का आएगा? 90 रुपये का। दुकान पे खड़े हो, किराने की दुकान आपको नजर आनी चाहिए। 100 रुपये का नोट हमेशा लेके जाते, 100 ग्राम 10% भाव गिर गए, तो बताइए वही सामान आपका 90 रुपये में दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो? तो आज में आ जाओ सभी, किराने की दुकान नजर आनी चाहिए। बताइए आपकी 100 ग्राम चीनी वो 90 रुपये की दे रहा है या नहीं? लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। 100 का नोट लेके आते थे, अब भी 100 का ही खरीदना है। ये जिद है दोनों सवालों में कि 100 का नोट है तो 100 का ही नोट बना रहना चाहिए, 100 का ही खरीदना है। तो बताइए अब आपका आ रहा है 90 का, खरीदोगे 100 का, तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है, खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। आपका सामान आ रहा है 90 का, लेकिन आप कितने का, खर्च में कोई चेंज नहीं करोगे, अब भी 100 का 100 ही करना है। तो आपका सामान आ रहा है 90 का वर्तमान में, लेकिन 100 का खरीद रहे हो, तो ज़्यादा खरीदो। कितना % ज़्यादा खरीदोगे, वो खपत वृद्धि तो निकालनी है। तो चलिए वृद्धि प्रतिशत निकालने यहाँ से। वृद्धि प्रतिशत बताइए कितने की वृद्धि हुई? 10 की। 10 की वृद्धि है भैया, इंटू 100। आई बात समझ में? ठीक है। अब बटे में क्या आएगा ये हम देख लें। 10 की वृद्धि है इंटू 100 अपॉन में। ठीक है। अब अपॉन में देखो ये एरो का साइन इधर, जिधर एरो का साइन होता है उसको छोड़ के बचा हुआ नीचे आता है। ठीक है। 0 0 कैंसिल, 100/9 होता है, 11 से 1/9%। ये इसका उत्तर आएगा। फॉर्मूला लिखना है आपको, तो बताइए 90 को हम 100 - 10 लिख सकते हैं क्या नीचे? बताइए इस 90 को हम 100 - 10 लिख सकते हैं या नहीं? तो R/100 - R × 100 का फॉर्मूला बन रहा है। देखो आपके सॉल्यूशन में दिया है, उसमें उदाहरण में दिया है 14 नंबर में, है ना। R/100 - R × 100, 10 को क्या बोला है उन्होंने? R। ठीक है। तो वृद्धि प्रतिशत में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, R/100 - R × 100, और कमी प्रतिशत में आप ये लगा सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, है ना। ठीक है। तो वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत, है ना। ठीक है। यही दो फॉर्मूले हमने पिछले 2 सवाल में भी तो यूज़ किए थे ना, आप जानते हैं। ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। ठीक है। अगला सवाल अब हम लेते हैं, अब हम थोड़ी सी ना चुनाव की बात कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्शंस की, है ना। देख लेते हैं, चुनाव वाले सवाल कर लेते हैं ना। ठीक है, चलो देखते हैं।